हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षिता क्लासेस। आज हम साइंस का नया टॉपिक शुरू करेंगे, लाइट, प्रकाश और इसके विभिन्न घटनाएं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश कौन सी शाखा में प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। तो प्रकाश का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे प्रकाशिकी कहा जाता है। यानी जिस शाखा में प्रकाश का अध्ययन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे प्रकाशिकी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रकाश के स्रोत क्या क्या है जिनसे हमें प्रकाश मिलता है। तो सबसे पहले प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? जैसे सूर्य हो गया हमारा, चंद्रमा हो गया, तारे, जुगनू, ये सभी किसमें आएंगे? प्राकृतिक स्रोत में आते हैं। नेक्स्ट है कृत्रिम स्रोत, जिसमें मोमबत्ती हो गया जो कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। मोमबत्ती, दीपक, लालटेन, विद्युत बल्ब। नेक्स्ट है दीप्त स्रोत। दीप्त स्रोत क्या होते हैं? वे स्रोत जो स्वयं की प्रकाश ऊर्जा में चमकते हैं, जैसे सूर्य, जुगनू, बल्ब जो कि स्वयं चमकते हैं। अदीप्त स्रोत क्या होते हैं? वे स्रोत जो दूसरों की प्रकाश ऊर्जा में चमकते हैं, जैसे चंद्रमा है वह सूर्य की प्रकाश ऊर्जा में चमकता है। चमकीली कोई वस्तु हो गई जो जिस पर लाइट पड़ेगी दूसरे की, तब वह चमकेगा। तो ये चार प्रकाश के स्रोत हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकाश के सामान्य गुणधर्म के क्या क्या होते हैं प्रकाश में। प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश जो ऐसे नहीं टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, प्रकाश क्या होगा? सीधी दिशा में ही गमन करता है। ऐसे नहीं प्रकाश इधर आ गया फिर उधर चला गया, ऐसे नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कोई भी उसे मीडियम नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ठोस है या द्रव है, जल है, तो उसमें ही प्रकाश गमन करेगा। जो प्रकाश है उसकी चाल जो है वह निर्वात में भी, प्रकाश माध्यम की जरूरत नहीं होती, निर्वात में भी गमन कर सकता है। इस प्रकार हम प्रकाश की चाल देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल है वह निर्वात में होगी, इसके बाद गैस में होगी, इसके बाद द्रव और फिर ठोस में होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जल में प्रकाश की चाल देखें तो 2.25 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड होती है। कांच में प्रकाश की चाल की बात करें तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती हैं। इसी प्रकार हम इधर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी धरातल पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। वैसे ही चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकाश की प्रकृति के बारे में अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। जैसे किसी ने कहा कि कणीय प्रकृति होती है, किसी ने तरंगीय प्रकृति होती है। तो प्रकाश की दो प्रकृति बताई है। फर्स्ट है कणीय प्रकृति। इसके बारे में न्यूटन ने कहा कि प्रकाश जो है वह कणों के रूप में संचरित होता है और इन कणों को फोटोन कहा आइंस्टीन ने फिर इन कणों को क्या कह दिया कि ये जो कण हैं वह क्या है? फोटोन है। दूसरी है तरंगीय प्रकृति, हाइजेनबर्ग ने कहा है। ये किसने कहा है? हाइजेनबर्ग ने क्या कहा है कि प्रकाश जो है वह तरंगों के रूप में संचित होता है और इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे मैक्सवेल ने कहा है। यानी मैक्सवेल ने अब इन तरंगों को क्या कह दिया? विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसके बाद डी ब्रोगली आए और डी ब्रोगली ने कहा कि प्रकाश जो है वह कणीय और तरंगीय दोनों रूपों में होता है। यानी प्रकाश जो है वह तरंग के रूप में भी होता है और कणों के रूप में भी होता है। यानी प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है? द्वैत प्रकृति होती है। ये बात डी ब्रोगली ने बताई है। वर्तमान में प्रकाश की द्वैत प्रकृति की होई सर्वश्रेष्ठ माना गया। अब हम पढ़ते हैं कि प्रकाश की घटनाएं। प्रकाश की घटनाएं में पहला आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब किसी प्रकाश की किरण का गैस,
ठोस, जब किसी प्रकाश की किरण का ठोस या किसी चमकीली सतह से टकरा कर वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। यानी कोई प्रकाश की किरण है, यहाँ पर कोई भी चमकीली सतह रखी हुई है, इस पर आकर इधर वापस से परावर्तित हो जाना, उससे टकराकर, यही घटना क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे पानी का चमकना, दर्पण में चेहरा देखना, ये किसके उदाहरण हैं? परावर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम दो नियम है परावर्तन के। पहला है आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होती हैं। ठीक है। दूसरा नियम है आपतन कोण I और परावर्तन कोण R बराबर होता है। यानी पहली क्या है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही ये जो तल है वहाँ पर स्थित होते हैं। दूसरा है आपतन कोण का मान जो ये I है, जितना होगा उतना ही मान क्या होगा? परावर्तन कोण R होगा। ये दो नियम है परावर्तन के। इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखा है कि आपतित किरण सतह के साथ जितना कोण झुकी होती है, यानी ये वाला कोण परावर्तित कोण भी सतह के साथ उतना ही कोण बनाती है। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। जितना आपतित किरण का होगा जितना ही परावर्तित किरण का होगा। यानी मान लो आपतित किरण कितना है? 60 है, तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। यानी ये दोनों जो कोण होते हैं जो बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, यानी सतह के साथ कितना कोण बना रही है? परावर्तित 60 डिग्री कोण बनाते हुए क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। तो वह कितने डिग्री का परावर्तन कोण बनाएगी? यानी ये वाला कोण पूछा है इसने। कौन सा कोण पूछा है? परावर्तन कोण। यानी सतह के साथ 60 डिग्री कोण बना रही है। हमें पता है कि ये वाला कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है। जब 60 डिग्री यहाँ पर है तो यहाँ कितना बचेगा? 30 डिग्री। कितना बचेगा? 30 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण 40 डिग्री आपतन कोण बनाती है। यानी ये वाला कोण जो आपतन कोण होता है वह 40 डिग्री पर आपतित हो रही है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य का कोण कितना होगा? यानी ये वाला टोटल कोण इसने पूछा है। तो 40 ये बना रही है तो 40 डिग्री ही ये बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दोनों मिलाकर कितना बनाएगी? 80 डिग्री कोण बनाएगी। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है, यदि कोई प्रकाश किरण अभिलंब पर आपतित होती है, यानी अभिलंब इस पर आपतित होगी तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। यानी आपतन कोण कितना है? 0 बना रही है तो परावर्तित भी उसी कोण पर होगी, अर्थात परावर्तन कोण भी 0 होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विचलन कोण क्या होता है? आपतित किरण के बढ़ाए गए मार्ग तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है। यानी इसमें क्या कहा गया कि जो आपतित किरण का ये जो बढ़ा दिया, ठीक है, आपतित किरण बढ़ाए गए मार्ग और यहाँ से टकराकर अब ये परावर्तित हुई है ये किरण। अब इस परावर्तित किरण के मध्य का जो ये कोण बना है ये क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। यानी ये मान लो ये कोई रेखा है, अब यहाँ से कोई किरण आ रही है, अब वो सीधी जानी थी लेकिन वो यहाँ से टकरा करके इतनी विचलित हो गई, ठीक है, ये अभिलंब है। अब इन दोनों के बीच में कितना विचलन आया वह क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, यदि आपतन कोण का मान इसका 40 डिग्री है तो परावर्तित किरण का आपतित किरण से विचलन कोण का मान बताइए। तो हमें पता है आपतन कोण कितना है? 40 दे रखा है, तो परावर्तित कोण भी कितना होगा? 40 होगा। ठीक है, ये दोनों कितने होंगे? 40 40। अब ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा वाला कोण कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 ये है टोटल। जब 180 है तो हम इसमें से क्या माइनस कर देंगे? ये वाला, मतलब 80 माइनस कर देंगे तो हमारे पास विचलन कोण कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
अब हम परावर्तन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। जैसे परावर्तन के अंदर जो है आवर्ती, ये क्या है, आवर्ती, वेग और तरंगदैर्घ्य, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी परावर्तन ना तो आवर्ती बदलेगी, जितने इंटेंसिटी वेग आ रहा है उतना ही वापस जाएगा, जितनी तरंगदैर्घ्य से वह आ रहा है उतनी ही तरंगदैर्घ्य से वापस जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें दिशा परिवर्तन होता है। यानी परावर्तन के अंदर इधर से आ रही थी लेकिन इधर जा रही है, यानी आ रही इधर से थी और जा रही इधर, दिशा बदलेगी, बल्कि आवर्ती, वेग और तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम देखते हैं प्रकाश, दूसरा पॉइंट है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों के विभाजन तल पर अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये दो टाइप से होता है, दो प्रकार से होता है अपवर्तन। जैसे जब प्रकाश किरण विरल माध्यम क्या हुआ, जैसे वायु, विरल माध्यम, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम यानी वायु से, विरल मतलब दूर दूर है वहाँ पे कण, जहाँ से सघन, यानी सघन का मतलब होता है जहाँ पर जो कण होते हैं वह बहुत ही पास पास में होते हैं। विरल से सघन की तरफ जाती है तो आपतित किरण क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यानी जब विरल से सघन की ओर जाती है तो जो किरण होती है वह अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। लेकिन दूसरा केस है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अपवर्तन में आवर्ती और आयाम परिवर्तित नहीं होते हैं। आवर्ती क्या होती है, एक सेकंड में निकलने वाली तरंगदैर्घ्य की संख्या, वह भी चेंज नहीं होगी। और न ही आयाम क्या होता है, तरंग का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। यानी जो ये ऊपर और नीचे वाले जो ये एरिया है वह आयाम कहलाता, तो ये भी कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अपवर्तन में वेग और तरंगदैर्घ्य चेंज आती है। वेग जैसे ही सघन माध्यम से, ये कोई सघन माध्यम ही यहाँ से तो आ गया लेकिन यहाँ जाता है तो वेग में परिवर्तित हो जाता है। तरंगदैर्घ्य, वेग परिवर्तित होगा तो तरंगदैर्घ्य भी परिवर्तित होती है, क्योंकि प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, इसीलिए माध्यम में बदलते ही वेग भी बदल जाता है। और वेग क्या होता है, v बराबर एफ लैम्बडा होगा। तो जैसे जब यहाँ पर एफ जो आवर्ती स्थिर हो जाती है तो वेग v जो है बढ़ेगा और बढ़ता है, वेग बढ़ता है तो तरंगदैर्घ्य भी बढ़ेगा, और वेग कम होगा तो तरंगदैर्घ्य भी कम होता है। ठीक है, तो अपवर्तन में आवर्ती और आयाम सेम रहते हैं लेकिन वेग और तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाता है। तो ये रिलेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तीसरा है हमारा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्या होता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए। यानी क्या बता रहा है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश वापस उसी माध्यम में आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाता है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बट इसकी दो शर्तें हैं। एक शर्त क्या है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। यानी प्रकाश जो है, दूसरी है, प्रकाश हमेशा किधर से करेगा, यानी सघन से, प्रकाश हमेशा सघन से विरल में प्रवेश करना चाहिए। और दूसरा है आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। इसकी दो शर्तें हैं, तभी वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन दर्शाएगा। तो अब हम देखते हैं कि क्रांतिक कोण जो बात हो रही है, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, वह क्रांतिक कोण होता क्या है। क्रांतिक कोण वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी यहाँ से ये
जा रहा है, आपतित किरण जा रही है, सीधी निकल रही है, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही ये किरण जाएगी, आपतन कोण को और बढ़ाया गया, थोड़ा पहले यहाँ से जा रही थी, अब और बढ़ा दिया गया, तो वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का अब मान क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। पहले सीधी की सीधी जा रही थी, लेकिन अब आपतन कोण को हमने क्या कर दिया, और बढ़ा दिया, और बढ़ाने से क्या हुआ, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया। तो वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन जो कोण है उसका मान 90 डिग्री हो जाए, यह कोण क्या कहलाएगा, अब क्रांतिक कोण कहलाएगा। और जब हम इस क्रांतिक कोण से अधिक आपतित किरण क्रांतिक कोण से अधिक आवर्ती की प्रकाश किरण इस पर आपतित करते हैं, तो ये जो अपवर्तन किरण है वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे दोबारा हम समझ लेते हैं, जैसे कोई प्रकाश, ये अभिलंब है, जैसे कोई प्रकाश किरण पहले क्या हो रहा था, सीधी जा रही है, ठीक है, पहले क्या हो रहा है, सीधी जा रही है, लेकिन जब हम आपतित किरण का और बढ़ा रहे हैं तो वह 90 डिग्री पर आ जा रही है, यह कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहला रहा है। लेकिन जब हम इस क्रांतिक कोण से भी अधिक प्रकाश की लाइट इस पे डाले तो ये वापस से 90 डिग्री को और रोटेट होकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे हीरे का चमकना, यहाँ पर हीरा है, हीरे का चमकना, कांच में पड़ी दरार का चमकना, गर्मियों में दूर से सड़क पर पानी चमकने का आवाज जिसे मृगमरीचिका कहते हैं, वह भी किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। और प्रकाशीय लेंस का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही उदाहरण हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फोर्थ है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, जब किसी प्रकाश किरण का किसी माध्यम से टकराकर रंग उत्पन्न करना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे प्रकीर्णन प्रकीर्णन जो है 1 में तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है, यानी अर्थात दूरी अधिक होगी, जैसे जैसे दूरी यानी लैम्बडा बढ़ेगी तो प्रकीर्णन कम होगा, यानी लैम्बडा हम बढ़ाएंगे तो प्रकीर्णन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और विबजोर में देखते हैं हम, कलर के अंदर विबजोर के अंदर देखते हैं, तो जैसे जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं तो हमारी लैम्बडा क्या हो रही है, बढ़ रही है, अर्थात तरंगदैर्घ्य बढ़ रही है, यानी दूरी बढ़ रही है, तो प्रकीर्णन कम होता है। इसी कारण नीले रंग की जो होती है वह तरंगदैर्घ्य क्या होती है, छोटी होती है, इसीलिए उसका प्रकीर्णन अधिक होता है, अधिक, यानी तरंगदैर्घ्य छोटी होगी तो प्रकीर्णन क्या होगा, अधिक होगा, इसलिए नीले रंग की तरंगदैर्घ्य छोटी है तो प्रकीर्णन क्या होगा, इसका अधिक होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण है, जैसे आकाश का नीला दिखाई देना। नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि नीले की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, कम होती है, प्रकीर्णन अधिक होगा। सूर्य और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना भी प्रकाश का प्रकीर्णन है। बादलों का सफ़ेद दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण होता है, और अंतरिक्ष यात्री को आसमान का रंग काला दिखाई देना, ये भी सब प्रकीर्णन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, किसी प्रकाश किरण को प्रिज्म में से गुजारने पर उसका अलग अलग 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यानी जब सफ़ेद लाइट हम यहाँ से गुजार रहे हैं तो ये लाइट जो है वह 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाती है, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू ना, और वायलेट, ये सारे रंग जो है यहाँ पर हो। अब क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पर क्या होगी, जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य, रेड की तरंग ऊपर से नीचे जाने पर तरंगदैर्घ्य बढ़े, बीच में जो है ग्रीन रंग आता है और नीचे की तरफ क्या आते हैं तरंगदैर्घ्य, वॉयलेट की तरंगदैर्घ्य कम होती है तो वॉयलेट का प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। उदाहरण है इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का उदाहरण माना जाता है।
अब इन प्राथमिक रंग की बात करें कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, तो रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीनों जो है प्राथमिक रंग में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय रंग। प्राथमिक रंगों के अलावा सभी रंग द्वितीय रंग कहलाते हैं, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू के अलावा जो है वह सभी रंग द्वितीय रंगों में आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कोई भी वस्तु जिस रंग की दिखाई देती है, यानी कोई भी वस्तु है जिस रंग की दिखाई देगी उसका उत्सर्जन होता है और शेष रंगों का अवशोषण करती है। यानी कोई वस्तु हमें रेड दिखाई दे रही है, तो रेड वो क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि रेड कलर का क्या कर रही है, उत्सर्जन कर रही है। और बाकी नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई भी वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करेगी तो वह कैसी दिखाई देगी, काली, यानी सभी रंगों को एब्जॉर्ब करेगी तो काली दिखाई देगी। तो और सभी रंगों को अगर कोई वस्तु उत्सर्जित कर रही है तो वह कैसी दिखाई देगी, सफ़ेद कलर की दिखाई देगी। तो कोई भी वस्तु है जिस रंग को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती, उत्सर्जित करेगी, उस रंग की दिखाई देगी, बाकी सभी रंगों को उत्सर्जित कर लेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, जब दो प्रकाश किरणें एक ही दिशा में संचरित होती है तो कई बार आपस में मिलती है, कई बार अलग होती है। इस दौरान इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। उदाहरण है जैसे साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना प्रकाश का व्यतिकरण होता है। पानी में तेल की परत का रंगीन दिखाई देना प्रकाश का व्यतिकरण होता है। इसकी कुछ शर्तें हैं व्यतिकरण की। दोनों प्रकाश स्रोत समकालिक होने चाहिए, दोनों तरंगों की आवर्ती समान होनी चाहिए, दोनों तरंगों के बीच कालांतर स्थिर होना चाहिए और दोनों तरंगों का आयाम लगभग समान होना चाहिए। इस प्रकार हमने जो है प्रकाश और उसकी प्रमुख घटनाओं का जो है वह विस्तार पूर्वक हमने वर्णन किया है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट में बताइए कि आपको और वीडियो कैसे चाहिए, थ्योरी प्लस क्वेश्चन चाहिए या ओनली थ्योरी या ओनली क्वेश्चन चाहिए।